गुड मॉर्निंग गाइस, मैं देवेश गौतम वाउच क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज पूरी की है। नाउ अब हम 5.2 के लिए जाएंगे। 5.2 एक्सरसाइज जाने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट को रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवाइज करने के साथ क्या होगा कि आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। उस क्लियरिटी के साथ अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएगी और आपको बहुत जल्दी से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वो nth टर्म ऑफ एन एपीओ को समझने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में एक बार इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया था कि ये चीज़ होती क्या है। एक फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था a+n-1 वाला, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। उस समझने के लिए क्यों ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के लिए क्यों ना आज आपके एक फ्रेंड को उठा लिया जाए, आपको जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, या फिर आप चलो खुद ही क्यों ना आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू में गए तो फिर वहाँ पे आपको देखा कि आपका इंटरव्यू लिया गया, वहाँ पे आपसे बात की गई कि हाँ भाई कैसे हो, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका सब देखा गया। उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड की गई। तो उसमें आपको कहा गया कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया और आपको बोला गया कि हम आपको 8,000 रुपये पर मंथ देंगे और हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा 500 रुपये। मतलब अगर एक साल के बाद अगर आपकी सैलरी होगी तो कितनी हो जाएगी 8,500, ठीक है। अब ऐसे 500 रुपीज़ आपके हर साल बढ़ते जाएंगे तो सेकंड ईयर में आपकी 9,000 हो जाएगी, फिर 9,500 हो जाएगी एंड इसी तरह 10,000 सैलरी हो जाएगी, ठीक है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो देखिए कि जब आप फर्स्ट टाइम गए कंपनी के अंदर, कंपनी वालों ने कहा कि हम स्टार्टिंग सैलरी आपकी फर्स्ट ईयर की जो सैलरी होगी, फर्स्ट ईयर की सैलरी वो आपकी 8,000 रुपीज़ होगी, 8,000 रुपये होगी। इसके बाद उन्होंने कहा हर ईयर पे 500 रुपये इंक्रीमेंट होगा, मतलब हर साल के एंड में आपको 500 रुपये बढ़ा के सैलरी दी जाएगी। सपोज अब मेरी सेकेंड ईयर में सैलरी क्या हो जाएगी, सेकेंड ईयर में मेरी सैलरी होगी 8,000 + 500, तो 8,500 रुपये सैलरी हो जाएगी। तो उसी तरह थर्ड ईयर में कितनी सैलरी हो जाएगी मेरी, थर्ड ईयर में सैलरी हो जाएगी, इसमें लास्ट ईयर की सैलरी में 500 रुपये ऐड कर देंगे तो ये मेरी थर्ड ईयर की सैलरी हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं फोर्थ ईयर की निकालूं, फोर्थ ईयर की सैलरी में 9,000 + 500 करेंगे तो कितने 9,500 हो जाएगी, ठीक है। एंड सो ऑन ये चलती जाएगी। अब देखिए आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पैटर्न में देखिए कि जब मैं नए अगले साल की सैलरी निकाल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो प्रीवियस ईयर की जो सैलरी आ रही है, प्रीवियस यानी सेकेंड ईयर की सैलरी के अंदर, सेकेंड ईयर की जो सैलरी है उसके अंदर मैंने मेरा इंक्रीमेंट ऐड किया है। मतलब अगर मुझे सिक्स्थ ईयर की निकालनी है सैलरी तो मैं फिफ्थ ईयर की सैलरी में 500 रुपये इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, जिससे मेरी कौन सी सैलरी आ रही है, सिक्स्थ ईयर की सैलरी आ रही है। समझ रहे मेरी बात। इसके अंदर क्या है, अगर आप प्रीवियस ईयर वाली सैलरी में इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हैं तो आपके पास सैलरी आ रही है नेक्स्ट ईयर की। सपोज जैसे मैं थर्ड ईयर वाली की बात, जैसे एग्जांपल है थर्ड ईयर, तो इसमें देखा होगा आपने 8,500 क्या है, सेकंड ईयर की सैलरी है। इसमें अगर मैंने 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट ऐड कर दिया तो मेरे पास कौन सा साल की सैलरी आ गई है, थर्ड ईयर की सैलरी आ गई। इसी तरह फोर्थ ईयर की निकालने के लिए मैंने क्या किया, थर्ड ईयर में इंक्रीमेंट ऐड कर दिया तो मेरे पास कौन सी सैलरी आ गई है, फोर्थ ईयर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखो ये सीरीज क्या बन जाएगी, देखिए स्टार्टिंग में 8,000 थी, फिर 8,500 हो गई, फिर 9,000, 9,500। तो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे जो मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपीज़ आ रहा है। तो मतलब ये एपी तो बना रहा है, ये तो मेरी चीज़ क्लियर हो चुकी, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ गया है, कांस्टेंट आ गया, जो कि 500 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मेरी क्लियर हो चुकी है कि मैंने 500 रुपये इंक्रीमेंट के साथ ये एक एपी बना रहा है। तो देखिए अब एक चीज़ समझिए, बहुत ही ईजी चीज़ होगी। देखिए फर्स्ट ईयर की सैलरी ये हो गई। अब मैं सेकेंड ईयर की सैलरी लिखता हूँ, सेकेंड ईयर की सैलरी, सेकेंड ईयर की सैलरी हो जाएगी 8,500, ठीक है, ठीक है। नाउ थर्ड ईयर की सैलरी में क्या करूँगा, थर्ड ईयर की सैलरी होगी कितनी, देखिए इसमें अगर मैं 500 रुपये ऐड कर दूंगा तो मेरी हो जाएगी थर्ड ईयर की सैलरी, ठीक है। प्रीवियस ईयर में सेकेंड ईयर में मैंने 500 रुपये ऐड कर दिए। अब देखिएगा, अब एक बेसिक कंसेप्ट देखिए, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 8,500 को मैंने लिखा 8,000 + 500। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, आप ही बताइए। इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने जो स्टार्टिंग की जो मेरी फर्स्ट ईयर की सैलरी थी ना, उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। 8,500 ये + 500 ये, तो मेरे पास अभी भी ये थर्ड ईयर की सैलरी है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, इसी तरह 8,000 + 2 × 500 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है।
500 दो बार है, दो बार, या तो आप 500 500 1000 कर लो या 2 × 500 कर लो, आंसर तो सेम आ रहा है, मेरे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। सिर्फ एक लिखने का पैटर्न वाली बात है, क्योंकि हमें एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। एक कंक्लूजन पहुंचने का मतलब एक बढ़िया फॉर्मूला डिराइव करें जो हम सबके लिए यूज कर सके, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी पे पहुंचना है, ठीक है। अब इस 2 को भी हमें लिख सकते हैं ऐसे 3 - 1 × 500, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब आप एक चीज देखिए, थर्ड ईयर की जो मेरी सैलरी है, उस थर्ड ईयर की सैलरी में क्या आ रहा है, ये निकाल हम थर्ड ईयर के रहे, पर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 2, ठीक है, मतलब n - 1 आ रहा है। अगर मेरा n, अगर मैं इस थर्ड को n मान लूँ तो ये मेरा कितना आ रहा है, n - 1 आ रहा है, ठीक है। d मेरा ये हो गया, इंक्रीमेंट मेरा d मतलब किस रेट के, किस कांस्टेंट डिफरेंस के साथ ये बढ़ती जा रही है, और ये मेरा क्या था स्टार्टिंग में a यानी मेरे फर्स्ट ईयर की सैलरी, जिसे हमने ए नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरह एक और चीज़ समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को समझने के लिए, क्यों नहीं, फोर्थ ईयर की भी निकाल के देख लेते हैं। फोर्थ ईयर की सैलरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड ईयर में ऐड करेंगे। फोर्थ ईयर की सैलरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, थर्ड ईयर की सैलरी प्लस 500, यही करेंगे फोर्थ ईयर की निकालने के लिए, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। तो थर्ड ईयर की सैलरी कितनी होगी मेरी, देखिए थर्ड ईयर की सैलरी है मेरी 9000 प्लस 500, ठीक है, ये मेरी थर्ड ईयर की सैलरी है। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 8000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, ठीक है, 3 टाइम लिख लिया। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 8000 प्लस 3 × 500। अब इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, 4 - 1 × 500, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आपने n माना है 4, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 3, यहाँ पे आपने माना n 3, मेरा n आ रहा है 2, ठीक है। तो अब एक इसके ऊपर इस चीज़ को ऑब्जर्व करके क्यों ना मैं एक बार थोड़ा सा ये चीज़ सोचूं कि ये तो चलो छोटे छोटे टर्म्स है। अब जैसे सपोज मैंने बोला कि 26 साल बाद 30 साल बाद इसकी सैलरी क्या होगी। अगर मैं बोलूँ आपके फ्रेंड की या आपकी 30 साल बाद सैलरी आफ्टर 30 ईयर, देखिए सैलरी आफ्टर 30 ईयर या 30वें साल की सैलरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 30वें साल की निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 29th ईयर की सैलरी में, सैलरी ऑफ 29th ईयर, उसमें क्या करेंगे 500 रुपये ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वाली में 500 रुपये ऐड कर देंगे तो आपके पास उस साल की सैलरी आ जाएगी। अब देखिए, अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, 29 में ये प्लस ये कितना 29 टाइम्स आ रहा है, 29 टाइम्स, सॉरी 29th ईयर तक, 29 ईयर तक आपको कितना हो जाएगा, देखिए 29 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 28 टाइम्स 500 को प्लस 500, ये कितनी बार आएगा, 28 टाइम्स, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में, जैसा कि आपको पता है 28 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो 28 टाइम्स ये और एक टाइम ये, तो कितना होगा 29 टाइम्स, कितना हो जाएगा 8000 × 29 × 500। तो मेरी जो 30वें साल की जो सैलरी होगी वो कितना हो जाएगा, 8000 × 30 - 1 × 500। देखिए ये मैं 30 - 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्यों ना हम सारी चीज़ें एक ही चीज़ में लेके आ जाए। मतलब अगर मैं 30वें साल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 30 का यूज़ करके क्यों ना हम उसको थोड़ा खुद के लिए ईजी बना लें, इसलिए ये चीज़ आ रही है। अब अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा अगर मैं इस 30वें साल का मतलब हमें एन का मतलब होता है कि हमें पता नहीं होता, उसमें आप अपने हिसाब से वैल्यू रख सकते हैं। मतलब 30वें साल की निकालनी तो हमने एन 30 मान लिया। अगर मेरा एन 30 है, ए 30 है, तो उसके लिए फॉर्मूला आ रहा है ए प्लस 29 इंटू डी, ठीक है। तो इसी तरह एक यूनिवर्सल फॉर्म बनती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक यूनिवर्सल फॉर्म है जिसे यूनिवर्सल या फिर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ये एक जनरल फॉर्म बन चुकी है। इस जनरल फॉर्म के हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चंस। अब एक चीज़ और थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैं कि ये तो चलो ठीक है, सीरीज दी हुई होती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर जैसे आपको सीरीज में कोई लास्ट टर्म दे रखा हो, सपोज मैं कहूँ कि मेरी एक सीरीज है कि 1 3 5 7 9 11 13, तो ये जो लास्ट टर्म जो मेरा 13 होगा, 13 जो है
इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा, एल यानी लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है डी होता ही है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, ये तीन चीज हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हम 5.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यू गिवन है आपको सीरीज के अंदर, जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है और ए एन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज उठा के वैल्यू पुट करनी है और दूसरी वैल्यूज निकालनी है। देखिए इस सब क्वेश्चन में एक एक ब्लैंक खाली है, एक ब्लैंक मतलब कोई एक चीज़ आपको मिसिंग है, वो चीज़ आपको फाइंड करनी है एंड बाकी सब चीज़ें आपको गिवन है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है स्टार्टिंग में। फॉर्मूला होता है इसका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। तो सेम चीज़ उठा के आप फर्स्ट क्वेश्चन में लगा दीजिए। फर्स्ट में लगाएंगे तो आपको पास क्या है, ए एन आपको फाइंड करना है, ध्यान रखना। ए एन निकालने के लिए ए आपको गिवन है 7 प्लस एन कितना है इसमें 8 माइनस 1 इंटू डी है आपके पास 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 28। तो आपके पास फर्स्ट का आंसर आ चुका है 28, ठीक है। नाउ सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, डी फाइंड करना है। सेकंड के अंदर आपको डी फाइंड करना है। सेकंड के अंदर फॉर्मूला सेम है, ध्यान रखिए फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और इस चीज़ को आपको सोचना है कि क्या कौन सी चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है, उसी हिसाब से, ठीक है। अब आपके पास ए गिवन है, ए माइनस 18 है प्लस एन माइनस 1 आपको निकाल, सॉरी एन कितना है 10 दिया हुआ है, तो 10 माइनस 1 डी आपको फाइंड करना है और ए एन आपको 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें अब आप लगा माइनस 18 प्लस 9d, 9 इंटू डी बराबर 0, ठीक है। तो 9d इज इक्वल टू 18d बराबर 2। तो d बराबर मेरा आ चुका है इसके अंदर 2, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निकालना है ए निकालना है, ठीक है। ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बस थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगी। तो ए निकालने के लिए आपको ए एन आपको दे रखा है -5, ए निकालना है, एन इतना दे रखा है 18, तो 18 माइनस 1, डी आपके पास है माइनस का 3। तो ये निकालेंगे -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3 -51 प्लस ए इज इक्वल टू -5। -5 ये इधर आ जाएगा तो कितना प्लस का हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गया तो इसमें 46। ए की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 46। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एन निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए एन दिया हुआ है, ए एन दे रखा 3.6, ए आपको -18.9 है प्लस एन निकालना है, डी आपके पास 2.5 है। देखिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, किस तरह बोर्ड मास का नियम आपको याद होगा तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करनी है, ध्यान रखिएगा। तो -18.9 प्लस 2.5 एन माइनस 2.5, ठीक है। तो अब देखिए सारी टर्म्स को एन वाली टर्म्स इधर, बाकी सब इधर, ठीक है। 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 एन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 9 से 15 5 20 करीब 2 2 8 2 10 12 12 3 25.0 इज इक्वल टू 2.59। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/2.5, तो इज इक्वल टू 10, ठीक है। हो गई बात। तो n आपके पास आ चुका है, सॉरी 10। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर आपको ए एन ही निकालना है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। इसमें देखिए ए एन निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ए एन इज इक्वल टू, ए दे रखा है आपको 3.5 प्लस एन माइनस 1 ओहो इंटू डी, डी 0 है तो यह पता है आपको 0 हो जाएगा ये पूरा का पूरा। तो ये कितना आ जाएगा, ए एन कितना आ जाएगा आपके पास 3.5, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें देखिए 30 टर्म ऑफ एन एपी निकालना है, मतलब ये जो सीरीज दी हुई है इसका 30 टर्म निकालना है, मतलब एन 8 ए एन
A30 निकालनी है। A30 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन, n माइनस वन यानी n कितना है 30, तो 29 माइनस वन इंटू 30 माइनस वन इंटू डी, तो कितना हो जाएगा a प्लस 29d। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, a तो इस सीरीज में गिवन है, बस एक d और निकालना। d निकालने के लिए आपको पता है 7a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। यह आ गया आपका d। अब सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट करिए, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। तो 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 87 माइनस का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का 77। तो 30 टर्म ऑफ दिस एपी कितनी होगी, माइनस 77। इसी तरह 11 टर्म ऑफ एन एपी निकालना है, तो मुझे a बराबर कितना जाएगा -3, d निकालने के लिए -1/2 माइनस का -3, तो कितना आ जाएगा -1/2 प्लस 3, कितना आ जाएगा -1 प्लस 6/2, तो कितना आ जाएगा 5/2, आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसको फॉर्मूले में रख दे, a11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 10 d, तो a आपके पास कितना है -3 प्लस 10 इंटू 5/2, इससे काट देंगे 5, कितना है -3 प्लस 25 इज इक्वल टू 22, ठीक है। a11 कितना आ जाएगा मेरा 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको मिसिंग टर्म निकालना है। मिसिंग टर्म मतलब इस बॉक्स के अंदर आपको टर्म्स बढ़नी है। अब देखिए हर सीरीज का अलग अलग है। देखिए अगर मैं इस सीरीज को लेके चलता हूँ तो ये सीरीज किस तरह बनी होगी, अगर ये एपी है तो किस तरह बनी होगी, ये बनी होगी, ये होगा इसका फर्स्ट टर्म, ये इसका सेकंड टर्म, ये इसका थर्ड टर्म। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक एपी की जो जनरल फॉर्म बनती है वो किस तरह बनती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। मतलब अगर आपके पास सेकंड टर्म है तो यहाँ पे कितना है 1, अगर आप थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 है, अगर आप फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे 3 है। तो मतलब जिस टर्म की बात कर रहे हैं उसमें -1 करके एक d जोड़ा गया है। मतलब 4 है तो 3, 3 है तो 2, 1 है तो 2 है तो 1, ठीक है। इसी तरह और 1 है तो 0 हो ही चुका है। तो इसी तरह यही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको a गिवन है, a बराबर 2 गिवन है, ठीक है। ये जो सेकंड टर्म होगी वो किस फॉर्म में होगी ये ध्यान रखना, ये सीरीज पूरी इस टर्म में होगी, ये होगी a प्लस डी एंड ये कितनी होगी a प्लस 2d, ठीक है। क्योंकि थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। तो कुछ ही नहीं करना, आपको a प्लस डी की वैल्यू निकालनी है। a प्लस डी के लिए आपको a तो है ही, सिर्फ एक d निकालना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, a बराबर 2 है एंड a प्लस 2d बराबर 26 है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट वैल्यू ऑफ a, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2d बराबर 26, 2d बराबर 24, d बराबर 12। तो मतलब अगर d बराबर 12 आ गया है तो आपके पास a प्लस डी कितना आ जाएगा, 2 में a प्लस डी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 12 बराबर 14। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इसका 14, ठीक है। इसी तरह सेम क्वेश्चन में क्या होगा, ये होगा हमारा a, ये होगा a प्लस डी, ये होगी a प्लस 2d, ये होगी a प्लस 3d। तो कुछ ही नहीं करना, वही सेम चीज हमने पहले करी थी। a प्लस डी की वैल्यू गिवन है आपके पास 13, तो इक्वेशन 1 मान लो। a प्लस 3d की वैल्यू आपके पास गिवन है 3, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो अगर आपने देखिए 2 इक्वेशन बन चुकी है, 2 इक्वेशन बन चुकी है, तो आपको क्या करना है, एक की वैल्यू उठा के, या फिर एक काम कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे इसको माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2d इज इक्वल टू 10, d बराबर हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। तो d अगर मेरे पास माइनस का 5 आ चुका है, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन रखता हूँ। तो a प्लस -5 बराबर 13, तो a बराबर मेरा 18 आ गया। अगर a मेरे पास 18 आ चुका है तो बस अब मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे मेरे को 18 लिखना है। a प्लस 2d, यही सेम चीज़, आपका d भी है, ये भी है। अगर आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए,
अब ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसमें आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस एन माइनस, ये आपको बता चुका किस तरह टर्म लिखी जाती है, उसमें से एक माइनस कर दीजिए। अगर थर्ड टर्म है तो ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 3d। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के ऊपर आपको आगे चीजें करनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वही सेम कंसेप्ट लगाना जो हम करते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए, सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। तो जो चीज़ गिवन है उसको इक्वेट कर दीजिए एंड उनकी वैल्यू के साथ आप फिर खेलते रहिए। a बराबर 5 नाउ एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 18 19/2, ठीक है। a की वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख दी, इसको इक्वेशन 2 के फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू आप डाल दीजिए 5, ठीक है। 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 9/2 जो 3d के इक्वल होगा, एंड d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3, 3 इज 9, तो d इज इक्वल टू 3/2। मैंने आपको बताया कोई सी भी टर्म जैसे सेकंड टर्म निकालने तो इसमें d ऐड कर दिया, फिर इसमें d ऐड कर देंगे तो आपको आता जाएगा। तो 3 प्लस 2 5 प्लस 3/2 करेंगे a प्लस d के अंदर, कितना आ जाएगा 13/2। इसी तरह 13/2 में दोबारा मैं d/2 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 16/2 यानी 8, तो यह आ जाएगा 13/2 एंड 8, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। मैं एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, 5वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत करना ज़रूरी है, मैथ हमेशा प्रैक्टिस की डिमांड करती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आपके पास ये है a, ये हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड लास्ट टर्म इज a प्लस 5d। तो आपके पास गिवन है दोबारा इस सीरीज के अंदर a बराबर -4, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। नाउ ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, तो -4 प्लस 5d बराबर 6, तो 5d इज इक्वल टू 10, d बराबर 2। d बराबर जैसे 2 आया आपको उसके अंदर डाल देना है, तो d बराबर 2 डालते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 ये 0, ये 2, ये 4। प्रीवियस वाली में d ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता जाएगा, ठीक है। तो ये है 3 क्वेश्चन जिसमें मैंने 4 करवा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में 4 करवा दे। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, उसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है।